अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हमने भारत की सीमाओं के अध्ययन कर लिया है। सीमाओं को हमने दो भागों में भागा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। इनका हमने अध्ययन कर लिया है। जलीय सीमा में हमने देखा कि समुद्र की सीमा को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब वो 3 भागों में क्या क्या कार्य आते हैं, कहाँ से हम टैक्स लेते हैं, कहाँ सफाई करते हैं, कहाँ अनुसंधान कार्य करते हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का, यानी कि भारत की जो स्थलीय भाग है, जो भूमि है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ और कितने वर्षों में हुआ। तो उससे पहले, हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए। साथ में शेयर और लाइक करना न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना कई युगों में हुई, यानी कि अगर हम संसार की भी बात करें, किसकी बात करें, संसार की, तो संसार की जो संरचना है वो विभिन्न युगों में हुई। अलग अलग युग आए और अलग अलग पर्वतमालाओं का निर्माण किया, अलग अलग पठारों का निर्माण किया, अलग अलग झीलों का निर्माण किया, तो कई युग लगे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना होने में भी कई युग लगे। भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं से हुई मानी जाती है। हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में हम सबसे पहले करते हैं कि भारत में जो पर्वतमालाएं पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई। तो सबसे पहले हम प्रथम अवस्था या प्रथम चरण की बात करते हैं, जिसमें किसकी, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई भाई, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। कौन से चरण में, प्रथम चरण में या प्रथम अवस्था में। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति पूर्व कैरेबियन युगीन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित हुई, यानी कि पूर्व कैरेबियन युग में तो इसकी उत्पत्ति हुई। और कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ चट्टानें से निर्मित है। वर्तमान में यह पर्वतमाला अवशिष्ट रूप में है। कैसी है भाई, अवशिष्ट रूप में है, यानी कि अपक्षय और अपर्दन के कारण अरावली पर्वतमाला का क्षय हुआ है, जिससे ये क्या रहेगी, अवशिष्ट रूप में रह गई है। द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण या द्वितीय अवस्था में, इस चरण में पूर्वी घाट, कौन से, पूर्वी घाट, जैसे कि ये भारत है और जो पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं, क्या है भाई, पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं, इनकी उत्पत्ति द्वितीय चरण में हुई मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति कैलिडोनियन युगीन मानी जाती है, यानी कि पूर्वी घाट पर्वतमालाओं की उत्पत्ति कैलिडोनियन युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी, कैलिडोनियन युग में हुई थी। तृतीय चरण या तृतीय अवस्था की बात करते हैं। इस चरण में विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। भाई हम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये जो हमारा भारत है, क्या है भाई, भारत, तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये पर्वतमालाएं विकसित हैं। कौन कौन सी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला। तृतीय चरण में इनकी उत्पत्ति हुई और इनकी उत्पत्ति हर सीनियर युग में मानी जाती है। कौन सी, हर सीनियर युग से मानी जाती है। यह हम नोट करते हैं। सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में प्रभावित होती है। कौन सी नदी भाई, नर्मदा नदी, कौन सी दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है भाई, भ्रंशित पर्वतमाला भी कहा जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला को भ्रंशित पर्वतमाला भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम प्रभावित होती है। बात करते हैं हम चौथे चरण की या चौथी अवस्था की। ये अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण इसी चरण में हुआ था। अल्पाइन क्रम के पर्वतों का मतलब जिनकी ऊंचाई अधिक है। कैसी है, ऊंचाई अधिक है, जिसमें हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। इन्हें हम नवीनतम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। अब हम हिमालय श्रेणी की बात करते हैं तो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत हम हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये जो पर्वतमालाएं थी, इनका निर्माण अल्पाइन क्रम के अंतर्गत माना जाता है और नवीन मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है।
उपरोक्त चारों मोड़दार श्रेणियों में कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? कायांतरित, यानी कि धीरे धीरे जिन्होंने कई वर्षों, लाखों, करोड़ों वर्षों में क्या किया हो? अपना रूप परिवर्तित किया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टानें कहते हैं। भारत का इतिहास बताता है कि आर्केनियन व प्रीकेम्ब्रियन युग की चट्टानें भी यहाँ मिलती हैं, यानी कि भारत देश के अंतर्गत आर्केनियन युग की और प्रीकेम्ब्रियन युग की चट्टानें भी पाई जाती हैं। अब ये तो हो गई भाई भारत में पर्वतों की उत्पत्ति कब और किस किस समय में हुई, कितनी अवस्थाओं में हुई, कितने चरणों में हुई। अब हम बात करते हैं भारत की भूतत्व विशेषताओं ने भारत के 3 भाग प्रस्तुत किए हैं, यानी कि जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर भारत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है भाई? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो जो ये वाला हिस्सा है अपना, ये सारा किस्म आता है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आता है। दूसरा कह रहा है वे उत्तर की विशाल पर्वतमाला। क्या कह रहा है भाई? उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर स्थित है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसमें हम किसको लेते हैं? हिमालय पर्वतमाला को लेते हैं। तीसरा कह रहा है भाई ये उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश सतलज, झेलम, चिनाब, सरस्वती, गंगा, यमुना, चंबल आदि नदियों द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ उसे हम भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी बात करते हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की। इसमें हम कहते हैं यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का एक भाग है, एक हिस्सा है। यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। कैसा है भाई? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यानी कि कभी भूतकाल में यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जिसके कारण लावा है जो वहाँ बाहर फैला और यहाँ पर इकट्ठा हुआ। तो ये कैसे आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। वर्तमान में यह निस व शिष्ट, किससे भाई? निस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। निस चट्टानें और शिष्ट चट्टानों के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। इन संरचनाओं को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, यानी कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम पुनः कितने भागों में बांटते हैं भाई? 6 भागों में बांटते हैं। तो जिनमें सबसे पहला आता है आर्केनियन क्रम की चट्टानें। कौन सा आता है? आर्केनियन क्रम की चट्टानें। आर्केनियन क्रम की चट्टानें। अब सबसे पहला आता है यह रवेदार चट्टानें होती है। कैसी होती हैं भाई? ये रवेदार चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव होता है, यानी कि जीवावशेष बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अभाव होता है आर्केनियन क्रम की चट्टानों में। यह चट्टानें निस ग्रेनाइट विशिष्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। कैसे होती हैं? निस ग्रेनाइट विशिष्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। इसके अलावा ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी इनका विस्तार पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी आती हैं भाई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलता है, यानी कि इनमें तो क्या है भाई? जीवाश्म का अभाव है। आर्केनियन चट्टानों में तो धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। सॉरी यानी भारत में जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं।
सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी कि सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि जो धातु हैं वो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण में बनी परतदार चट्टानें हैं। कैसी है भाई? परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ का काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ, यानी कि धारवाड़ चट्टानें निर्मित हुई उसी समय अरावली पर्वतमाला का या अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। यह संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। कौन सी भाई? सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। यहाँ हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो हम इनमें देखते हैं मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जा रही है भाई? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जा रही हैं। कहाँ कहाँ पाई जा रही है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नीचे हम देखते हैं कर्नाटक में पाई जा रही हैं। किस में पाई जा रही हैं? कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ मात्रा में है, मेघालय और असम में भी हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और साथ में जम्मू कश्मीर राज्य में भी इन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। कौन सी चट्टानों का? धारवाड़ चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तीसरे क्रम की चट्टानें आती हैं हमारी कुंडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी आती हैं? कुंडप्पा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। यानी कि जब धारवाड़ चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ तो उनसे जो नई चट्टानें निर्मित हुई उनको हम क्या कहते हैं? कुंडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का क्या पाया जाता है भाई? अभाव पाया जाता है। इनका नामकरण यानी कुंडप्पा चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुंडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि कुंडप्पा आंध्र प्रदेश का जो कुंडप्पा जिला है वहाँ पर ये चट्टानें अधिक स्थल पे पाई जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो कुंडप्पा जिले के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम कुंडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। यह चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। कैसी है भाई? कम महत्वपूर्ण। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कौन सी चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो कौन सी हैं भाई? धारवाड़ चट्टानें। कौन सी हैं? धारवाड़ चट्टानें। इसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल क्रम की चट्टानें। चौथी कौन सी आती है? विंध्याचल क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का नामकरण विंध्याचल पर्वत के नाम पर हुआ है। किस पे नाम पर हुआ है? विंध्याचल पर्वत के नाम पर हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपण द्वारा हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। यानी कि जो विंध्याचल क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण जल निक्षेपण से हुआ। किससे हुआ भाई? जल निक्षेपण से हुआ। और यह परतदार चट्टानें हैं, यानी कि एक के ऊपर एक परत जमी हुई हैं। यह चट्टानें कुंडप्पा चट्टानों के बाद बनी हैं। कब बनी हैं? कुंडप्पा चट्टानों के बाद बनी हैं। निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्रित हुए थे। विंध्यान चट्टानों में से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इसी तथ्य का द्योतक है। किसका द्योतक है? विंध्याचल क्रम की चट्टानों का। यह चट्टानें पूर्व में झारखंड के सासाराम में एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले तक फैली हुई हैं। उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगरा व नीम के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? आगरा और नीम के बीच में पाई जाती है। इनमें मुख्यतः चूने का पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, चीनी मिट्टी मिलती है, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी मिलती है तथा वर्ण मिट्टियाँ प्राप्त होती हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के काम आता है। बलुआ पत्थरों में जो लाल रंग का है वो काम आता है, इमारतों के निर्माण में काम आता है, जैसे कि सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा व फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है।
और इसके अलावा इन्हीं चट्टानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे भी प्राप्त हुए हैं। कौन सी चट्टानों से भाई? विंध्याचल क्रम की चट्टानों से ही पन्ना व गोलकुंडा के हीरे प्राप्त हुए हैं। ये वो क्षेत्र हैं कि कहाँ पर कुंडप्पा और विंध्याचल चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुंडप्पा की। किसकी बात करते हैं? कुंडप्पा की। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। क्या आ रहा है भाई? थोड़ा सा राजस्थान गुजरात का क्षेत्र। इधर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा का क्षेत्र आता है। किसका आता है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा का क्षेत्र आता है। नीचे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र आता है और कुछ मात्रा में तेलंगाना का भी आता है। हम यहाँ देखते हैं कुछ मात्रा में ये कहाँ मिल रहा है भाई? कर्नाटक राज्य में भी मिल रहा है। तो ये तो कौन सी थी? कुंडप्पा चट्टानें। कौन सी हैं? कुंडप्पा चट्टानें। इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल चट्टानें। जैसा कि हम जानते हैं विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ से यहाँ तक है, सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ से यहाँ तक है और उनके बीच में कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। तो विंध्याचल क्रम की जो चट्टानें हैं उसके ऊपर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यतः विंध्याचल चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन चट्टानों का विस्तार हुआ है। ये कौन सी चट्टानें हैं भाई? विंध्याचल क्रम की चट्टानें हैं। चट्टान से कीमती पत्थर जैसे लाल रंग का पत्थर, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं और ये सीमेंट इमारतें बनाने में काम में लिए जाते हैं। पांचवा आता है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सा आता है भाई? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। इन चट्टानों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग से और जुरासिक युग के बीच में हुई थी। कब हुई थी? कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुई थी। यह चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कोयले के लिए। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोयला मुख्यतः किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यह परतदार चट्टानें हैं, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो कैसी हैं? परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। यानी गोंडवाना चट्टानों में मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। नदी घाटियों में एकत्रित अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। यानी कि नदियों के द्वारा जो अपरदन किया गया उसके द्वारा जो इकट्ठा एकत्रित अपरदन है उसके द्वारा इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो ये अपने गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ये मुख्यतः दामोदर महानदी के आसपास, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों के तथा कच्छ, कठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान आदि में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं हम, छठा। कौन सा आता है? दक्कन ट्रैप। कौन सा आता है? दक्कन ट्रैप। इनका निर्माण क्रेटेशियस कल्प में हुआ था या क्रेटेशियस युग में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण या दक्कन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? क्रेटेशियस कल्प या क्रेटेशियस युग में हुआ था। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन अधिक हुआ। क्या हुआ? दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी हुआ इस क्षेत्र में। कौन से? क्रेटेशियस युग में। और दरारी उद्भेदन होने से यहाँ चारों तरफ क्या फैल गया भाई? लावा ही लावा फैल गया। बेसाल्टिक लावे का जमाव अधिक हुआ जिसके कारण इसे दक्कन ट्रैप इस प्रदेश को कहा जाने लगा। बेसाल्टिक लावा यानी कि हम कह सकते हैं जो काला लावा निकला था वो पूरे इस क्षेत्र में फैल गया। जब इस क्षेत्र में फैल गया तो यहाँ क्या छा गई भाई? काली काली मिट्टी एक प्रकार की निर्मित हो गई जिसके कारण इसे दक्कन ट्रैप प्रदेश कहा जाता है। मुख्यतः अधिकांश कहाँ तक मिलता है दक्कन ट्रैप? महाराष्ट्र का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है।
दरारी उद्भेदन से लावे का बहुत उद्गार हुआ एवं लगभग वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इससे आवांछित हो गया और यहाँ बासाल्टिक लावा है जो मुख्य रूप से बिखर गया। यहाँ मुख्यतः गुजरात में, मध्य प्रदेश में और इसके अलावा कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ व झारखंड, तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। राजमहल ट्रिप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुरासिक कल्प में हुआ था। तो ये हम देखते हैं यहाँ पहले गोंडवाना चट्टानें देखते हैं हमारे भारत के मानचित्र में। तो गोंडवाना चट्टानें बिहार, झारखंड और कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी हैं। यहाँ हम देखते हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। यहाँ हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में इन चट्टानों का क्या है भाई? विस्तार है। अब हम देखते हैं दक्कन ट्रेप। क्या देखते हैं? दक्कन ट्रेप। और दक्कन ट्रेप का हमने क्या कहा कि दक्कन ट्रेप का निर्माण लावा निर्मित है, बेसाल्टिक चट्टाने से हैं। तो बेसाल्टिक लावा है जो इस क्षेत्र में फैला था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं गुजरात का अधिकांश हिस्सा। कौन सा? गुजरात का अधिकांश हिस्सा, थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा आ जाता है अपना डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला। अधिकांश पूरा महाराष्ट्र आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरा महाराष्ट्र आ जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दक्कन ट्रेप का क्षेत्र आता है और यही क्षेत्र काली मिट्टी से निर्मित है। कैसा है भाई? काली मिट्टी से निर्मित है। तो ये तो हमारा हो गया भाई दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंतर्गत हमने इसको 6 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था इसमें आर्केनियन क्रम की चट्टानें, दूसरा भाग था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा था कुंडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा था विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्याचल क्रम की चट्टानें, पांचवा था गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठा था दक्कन ट्रेप की चट्टानें। अब हमारा जो 3 वृहद भाग में प्रस्तुत थे उनमें 2 रह गए, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। इनकी चर्चा हम कल करेंगे। इसके साथ ही हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।